बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। बी.एड नोट बी.एड एक सेंट ईयर कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत तथा शिक्षा लेसन 2.1 रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया। सार्जेंट प्लान -1944, सार्जेंट प्लान 1944, सार्जेंट प्लान -1944, सार्जेंट प्लान -1944, सार्जेंट प्लान 1944 इंच। सर्जेंट योजना 1944 एक ऐतिहासिक योजना है जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए तैयार किया गया था। इसे सार्जेंट प्लान के नाम से जाना जाता है और यह एक प्रकार की सैन्य रणनीति थी जो मुख्य रूप से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कुचलने के उद्देश्य से बनाई गई थी। सार्जेंट प्लान 1944 का उद्देश्य। यह योजना मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को पकड़ने, दमन करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार की गई थी। प्रमुख बिंदु। ब्रिटिश साम्राज्य का दमन। ब्रिटिश सरकार को डर था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय जनता अपनी स्वतंत्रता की मांग को और तेज कर सकती है। इस भय को दूर करने के लिए उन्होंने सार्जेंट प्लान तैयार किया, जिसमें प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की योजना बनाई गई। सरकार की नीति। योजना में स्वतंत्रता सेनानियों को निशाना बनाने के लिए एक गुप्त दस्ते का गठन किया गया था। इसके तहत उनके आंदोलन को विफल करने के लिए सामरिक, राजनीतिक और कूटनीतिक कदम उठाए गए थे। दमनात्मक उपाय। इसमें भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी, उनके आंदोलनों की बंदीकरण और उनका राजनीतिक प्रभाव समाप्त करने के उपाय शामिल थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करना था। लोगों के खिलाफ सख्ती। इसमें भारतीय नागरिकों को डराने और दबाने के लिए कई प्रकार के दमनात्मक कदम उठाए गए थे। यह योजना अंग्रेजों द्वारा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए थी, जबकि भारतीय जनता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी। इस योजना का प्रभाव। यह योजना स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को तो कुछ समय के लिए कमजोर कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता के संघर्ष और नेतृत्व ने अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से निकाल बाहर किया। यह योजना भारतीय इतिहास के एक काले अध्याय के रूप में जानी जाती है, जो बताती है कि ब्रिटिश सरकार किस हद तक स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए तैयार थी। निष्कर्ष। सार्जेंट प्लान 1944 इंच ब्रिटिश साम्राज्य की वह रणनीति थी जिसे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए तैयार किया था, लेकिन भारतीय जनता और स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचा और भारत को स्वतंत्रता मिली। क्या आप इस योजना के बारे में अधिक गहराई से जानना चाहते हैं या अन्य किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पूछना चाहते हैं? 2 मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ सर्जेंट प्लान। सार्जेंट प्लान 1944 इंच के प्रमुख सिफारिशें। मेजर रिकमेंडेशंस ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने और देश में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए तैयार की गई थीं। यह योजना 1944 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल के नेतृत्व में तैयार की गई थी और इसमें कई सैन्य और प्रशासनिक सिफारिशें थीं। इस योजना का उद्देश्य भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों को कमजोर करना था। सार्जेंट प्लान 1944 की प्रमुख सिफारिशें। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी। सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं को गिरफ्तार करना था।
ब्रिटिश सरकार का मानना था कि यदि इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गति धीमी पड़ जाएगी। इस योजना में यह भी प्रस्तावित किया गया था कि इन नेताओं को जल्दी और गुप्त रूप से गिरफ्तार किया जाए ताकि किसी भी तरह का विरोध न हो। आंदोलनों और प्रदर्शनों पर सख्त नियंत्रण। नागरिक आंदोलन और प्रदर्शनों का दमन योजना में यह सिफारिश की गई थी कि अगर भारत में कोई विरोध प्रदर्शन या आंदोलन शुरू होता है तो उसे बलपूर्वक दबाया जाए। पुलिस और सैन्य बलों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि भारत में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक विरोध नहीं हो सके। इसके तहत स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने की बात थी, जैसे गिरफ्तारियां और उत्पीड़न। प्रेस और मीडिया पर नियंत्रण। प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश। इस योजना के तहत यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाए और अगर कोई समाचार या लेख ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो तो उसे तुरंत सेंसर कर दिया जाए। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समाचारों और रिपोर्टों को दबाने के लिए पत्रकारों की गिरफ्तारियों का भी प्रस्ताव था। सैनिकों का विस्तार और मजबूती। सैन्य बलों का प्रयोग। योजना में यह भी सिफारिश की गई थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सेना के बल को और मजबूत किया जाए ताकि किसी भी आंदोलन को कुचला जा सके। ब्रिटिश सेना को विशेष रूप से भारत में तैनात किया गया था ताकि किसी भी बड़े विरोध प्रदर्शन या संघर्ष की स्थिति में बल का प्रयोग किया जा सके। भारत में विभाजन की नीति का पालन। विभाजन को बढ़ावा देना। योजना में भारत के विभिन्न समुदायों के बीच दरार डालने के लिए विभाजन की नीति अपनाने का प्रस्ताव था। इस नीति के तहत हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी ताकि वे एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं उठ खड़े हों। गुप्त निगरानी और सूचना जुटाना। गुप्त सेवा और खुफिया तंत्र। ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्त पुलिस और खुफिया तंत्र को और मजबूत किया था। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके समर्थकों पर निगरानी रखने के लिए गुप्त एजेंट्स का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश शासन के पक्ष में भारतीय समुदायों का समर्थन प्राप्त करना। स्थानीय समुदायों से समर्थन। कुछ सिफारिशें थीं जिनके तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों से समर्थन प्राप्त करने की योजना बनाई थी, विशेष रूप से उन समुदायों और राजाओं से जो ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थे। यह सिफारिश थी कि इन समुदायों को मजबूत किया जाए और स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ उनका सहयोग लिया जाए। संगठनों पर प्रतिबंध। गांधीवादी और कांग्रेस पर नियंत्रण। इस योजना के तहत गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात थी। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों पर निगरानी। सांस्कृतिक दबाव डालना। यह सिफारिश की गई थी कि भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के पक्ष में सांस्कृतिक प्रचार प्रसार किया जाए और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियों को दबाया जाए। निष्कर्ष। सार्जेंट प्लान 1944 का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाना था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी, आंदोलन और प्रदर्शन का दमन, प्रेस पर नियंत्रण और गुप्त निगरानी जैसे कठोर कदम शामिल थे। हालांकि यह योजना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को तुरंत नहीं रोक सकी, लेकिन यह ब्रिटिश साम्राज्य की दमनात्मक नीतियों को दर्शाती है जो भारतीय जनता के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी घृणा को और बढ़ाती थी। संगठनों पर 3 राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन के दौरान प्राथमिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल।
भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान प्राथमिक शिक्षा का विकास एक जटिल और विवादास्पद विषय है। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में शिक्षा नीति में कई बदलाव हुए, लेकिन इन बदलावों का उद्देश्य अधिकतर ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को मजबूत करना था, न कि भारतीय समाज के सशक्तिकरण या समग्र विकास के लिए। हालांकि औपनिवेशिक शासन के दौरान कुछ सुधार हुए, लेकिन शिक्षा प्रणाली का विकास बहुत सीमित था और यह विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार के हितों के अनुकूल था। 3. ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दौर 18वीं शताब्दी उदास स्माइली। अशिक्षा और साक्षरता दर। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दौर में भारतीय समाज में उच्च अशिक्षा और निम्न साक्षरता दर थी। शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था और यह अधिकतर धार्मिक या पारंपरिक शिक्षा के रूप में उपलब्ध थी। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने भारतीयों के लिए प्राथमिक शिक्षा के संस्थान विकसित करने पर कम ध्यान दिया। ब्रिटिश नीतियां। ब्रिटिश शासन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को विकास के बजाय नियंत्रण का एक माध्यम माना। ब्रिटिश अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को उपनिवेशीकरण और उपभोक्ता समाज में बदलना था, इसलिए शिक्षा पर उनके प्रयास सीमित रहे। 2. प्रारंभिक शिक्षा के सुधार। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय शिक्षा प्रणाली में धीरे धीरे कुछ सुधार किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में एक पेशेवर और प्रशासनिक वर्ग तैयार करना था जो अंग्रेजी शासन का पालन करे। 3. 19वीं सदी में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। चार्ल्स ग्रांट और लॉर्ड मैकाले की नीतियां। चार्ल्स ग्रांट 1792 उदास स्माइली। चार्ल्स ग्रांट ने भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे, जिनमें भारतीयों के लिए प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना शामिल था। हालांकि उनके प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारतीयों को जोड़ने के उद्देश्य से था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 उदास स्माइली। लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और भारतीय शिक्षा प्रणाली को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीयों को कुलीन वर्ग बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी, लेकिन भारतीय भाषाओं में शिक्षा का विकास सीमित रखा। 4. प्राथमिक शिक्षा की स्थिति। प्राथमिक विद्यालयों की कमी। ब्रिटिश शासन के दौरान प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी और जो विद्यालय थे वे आमतौर पर अंग्रेजी शिक्षा के केंद्र थे। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएं अत्यंत सीमित थीं। पारंपरिक शिक्षा संस्थान। भारतीय समाज में गुरुकुल, मदरसे और पाठशालाएं पहले से मौजूद थीं, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इन पारंपरिक संस्थानों की स्थिति कमजोर हुई और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। 7. भारतीय शिक्षा सुधार की दिशा। 1835 में मैकाले की नीति। लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई शिक्षा नीति के बाद ब्रिटिश सरकार ने स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और इसे समृद्ध वर्ग के लिए एक नौकरशाही का माध्यम बना दिया। महात्मा गांधी का दृष्टिकोण। गांधीजी ने भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया था और उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी संस्कृतियों का ज्ञान देना चाहिए। निष्कर्ष। ब्रिटिश शासन के दौरान प्राथमिक शिक्षा का विकास काफी सीमित और औपनिवेशिक मानसिकता पर आधारित था। हालांकि कुछ सुधार हुए और अंग्रेजी शिक्षा के कुछ लाभ थे, लेकिन ब्रिटिश नीति ने भारतीय समाज के लिए शिक्षा के समग्र विकास की बजाय केवल अपने साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा दिया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित रहा और प्राथमिक शिक्षा का दायरा बहुत सीमित था। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ वह भारतीयों के सशक्तिकरण की बजाय ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से था। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं और सामाजिक सुधारकों ने बाद में इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए। 2. Critical appraisal of recommendations of various commission. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन
जिसे मुदलियार कमीशन भी कहा जाता है, भारत में माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण आयोग था। इसका गठन भारतीय सरकार ने 1952 में किया था और यह आयोग 1952 से 53 के दौरान कार्यशील रहा। यह आयोग भारतीय शिक्षा प्रणाली में विशेष रूप से माध्यमिक कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा के महत्व को समझने और सुधारने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। आयोग का गठन और उद्देश्य। संस्थापक इस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर के मुदलियार, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। इसलिए इस आयोग को मुदलियार कमीशन भी कहा जाता है। मुख्य उद्देश्य। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का उद्देश्य भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना और इसके सुधार के लिए सिफारिशें करना था। आयोग का मुख्य उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा का व्यापक और समान वितरण, शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका संरचनात्मक ढांचा सुधारना, विद्यालयों और शिक्षकों की स्थिति को बेहतर बनाना, माध्यमिक शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना और उसके उद्देश्य की पुनः परिभाषा करना। आयोग की सिफारिशें। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन का काम किया। आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित थीं। 1. माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य। व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक रूप से परिभाषित किया। यह शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए होनी चाहिए। कौशल विकास। विद्यार्थियों को जीवन में उपयोगी कौशल और तकनीकी ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए ताकि वे रोजगार योग्य बन सकें। 2. शिक्षा का उद्देश्य और पाठ्यक्रम। व्यावसायिक शिक्षा। आयोग ने सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर मिल सकें। पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की जरूरतों और समाज की बदलती मांगों के अनुसार अद्यतन करना चाहिए। आयोग ने शिक्षा में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और साहित्य के समान रूप से समावेश की सिफारिश की। आधुनिक विषयों का समावेश। नई और उभरती हुई तकनीकी एवं विज्ञान शाखाओं को भी माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। 3. माध्यमिक शिक्षा का संरचनात्मक ढांचा। द्विस्तरीय ढांचा। आयोग ने स्कूल शिक्षा की संरचना को 10+2 प्रारंभिक प्लस उच्च माध्यमिक प्रणाली में स्थापित करने की सिफारिश की, जो बाद में भारतीय शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बना। संवर्धन और विस्तार। विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। 4. विद्यालयों की स्थिति और संसाधन। विद्यालयों की अवस्थिति। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भी विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता बताई गई थी। आयोग ने सुझाव दिया कि विद्यालयों को ऐसे स्थानों पर खोला जाए जहां शिक्षा का अभाव हो। संसाधनों का वितरण। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलकूद के उपकरण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। 3. माध्यमिक शिक्षा। 5. शिक्षक शिक्षिका प्रशिक्षण और गुणवत्ता। शिक्षक की भूमिका। आयोग ने यह सिफारिश की कि शिक्षक को न केवल विषय की अच्छी समझ होनी चाहिए, बल्कि उसे समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे सांस्कृतिक विविधता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि की सिफारिश की गई ताकि अच्छे और सक्षम शिक्षक तैयार किए जा सकें। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार और उन्हें आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोणों से जोड़ा जाना चाहिए। 6. समावेशी शिक्षा। बालकों की समान शिक्षा। आयोग ने यह सिफारिश की कि शिक्षा में समानता हो और सभी बच्चों को इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए।
विशेष रूप से लड़कियों और दलितों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए थे। मूल्य शिक्षा विद्यार्थियों में सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को भी आयोग ने रेखांकित किया। 7. प्रशासनिक सुधार। शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे में सुधार। आयोग ने राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता बताई, ताकि शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। शिक्षा की योजनाओं का कार्यान्वयन। सरकार को शिक्षा की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार करना चाहिए था। 8. माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा प्रणाली। समीक्षात्मक और निष्कलंक मूल्यांकन। आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की सिफारिश की। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों पर अत्यधिक दबाव को कम करना था और उनके समग्र विकास के लिए एक नई मूल्यांकन प्रणाली लागू करना था। 9. वित्तीय व्यवस्था। सरकारी निवेश। माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता बताई गई थी, ताकि सभी सिफारिशों को सही तरीके से लागू किया जा सके। आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर शिक्षा में निवेश बढ़ाया जाए। शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे में सुधार। आयोग ने राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता बताई, ताकि शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। शिक्षा की योजनाओं का कार्यान्वयन। सरकार को शिक्षा की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार करना चाहिए था। आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों के प्रभाव। 10+2 प्रणाली का प्रारंभ। आयोग की सिफारिश के बाद भारत में 10+2 शिक्षा संरचना को लागू किया गया, जो आज तक भारतीय शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है। व्यावसायिक शिक्षा का प्रवेश। माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई, जिससे विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल मिल सके। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार हुआ और शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। समावेशी शिक्षा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने समावेशी शिक्षा की दिशा में कई कदम उठाए, जिनमें लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए प्राथमिकता दी गई। निष्कर्ष। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53 या मुदलियार कमीशन ने भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की, जिनका आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव है। इसके द्वारा किए गए सुधारों ने भारतीय समाज में माध्यमिक शिक्षा को एक समान और सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित किया। आयोग ने शिक्षा को एक साधन के रूप में देखा, जो विद्यार्थियों को समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करे, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार हो। फंक्शंस ऑफ कमीशन। आयोग के कार्य। आयोग कमीशन किसी भी सरकारी या संगठनात्मक निकाय द्वारा स्थापित एक ऐसा संगठन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष कार्य को पूरा करना, नीति बनाना और विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करना होता है। आयोग का कार्य या फंक्शंस इस पर निर्भर करता है कि वह किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आयोगों की कार्यप्रणाली और उद्देश्य विभिन्न होते हैं, और ये अक्सर न्यायिक, प्रशासनिक या सलाहकार होते हैं। अब हम आयोग के कार्यों को विस्तार से समझेंगे। फंक्शंस ऑफ कमीशन। आयोग के कार्य। आयोग के कार्य फंक्शंस ऑफ अ कमीशन। 1. जांच और मूल्यांकन करना, इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। आयोग का एक प्रमुख कार्य किसी विशिष्ट विषय या मुद्दे की जांच करना होता है। यह जांच आमतौर पर किसी विवाद, आरोप या अनियमितताओं से संबंधित होती है। उदाहरण: जांच आयोग का गठन किसी अपराध, भ्रष्टाचार या घोटाले की जांच करने के लिए किया जाता है। आयोग सभी तथ्यों की जांच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपूर्ण तरीके से प्रक्रिया पूरी हो। मूल्यांकन किसी विशेष योजना,
कार्यक्रम या नीति के प्रभाव और परिणामों का मूल्यांकन करना भी आयोग का एक कार्य है। 2. सिफारिशें करना, मेकिंग रिकमेंडेशंस। आयोग अक्सर अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न सिफारिशें, रिकमेंडेशंस करता है जो किसी नीति, प्रक्रिया या प्रणाली में सुधार के लिए होती हैं। इन सिफारिशों का पालन करना सरकार, प्राधिकृत संस्थाओं या संबंधित पक्षों के लिए अनिवार्य नहीं होता, लेकिन इन्हें आमतौर पर गंभीरता से लिया जाता है। उदाहरण, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए कई सिफारिशें दी थीं, जैसे 10+2 संरचना और व्यावसायिक शिक्षा का समावेश। 3. नीतियों का निर्धारण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आयोग विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों का निर्धारण करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त आदि। यह नीति निर्धारण सरकार या संबंधित विभागों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। उदाहरण, भारत सरकार द्वारा गठित उच्च शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए एक नीति बनाई जिससे विद्यार्थियों को बेहतर और समावेशी शिक्षा मिल सके। 4. सार्वजनिक राय और विचारों का संग्रह, पब्लिक ओपिनियन एंड गैदरिंग व्यूज। आयोग किसी विशेष मुद्दे पर सार्वजनिक राय, सुझाव और विचारों को एकत्र करता है। यह प्रक्रिया किसी नीति या सुधार के लिए सामूहिक समझ और स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने के लिए होती है। उदाहरण, जब कोई जांच आयोग किसी मामले की जांच करता है तो वह संबंधित पक्षों और आम जनता से भी राय ले सकता है ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। 5. प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। आयोग कई मामलों में प्रशासनिक कार्य भी करता है। यह विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित नियम और कानून ठीक से लागू हो रहे हैं। उदाहरण, यदि कोई आयोग सरकारी योजनाओं के लागू होने की प्रक्रिया की निगरानी करता है तो उसका कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है। आयोग द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों में साक्षात्कार और सुनवाई, हियरिंग्स शामिल हो सकती हैं। आयोग संबंधित पक्षों से बयान लेता है, साक्ष्य एकत्र करता है और मामले की गहन जांच करता है। उदाहरण, यदि किसी आयोग को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करनी हो तो आयोग आरोपितों और पीड़ितों से साक्षात्कार लेकर तथ्यों की जांच करता है। 6. साक्षात्कार और सुनवाई, इंक्वायरी एंड हियरिंग्स। आयोग द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों में साक्षात्कार और सुनवाई, हियरिंग्स शामिल हो सकती हैं। आयोग संबंधित पक्षों से बयान लेता है, साक्ष्य एकत्र करता है और मामले की गहन जांच करता है। उदाहरण, यदि किसी आयोग को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करनी हो तो आयोग आरोपितों और पीड़ितों से साक्षात्कार लेकर तथ्यों की जांच करता है। 7. कानूनी सलाह और मार्गदर्शन, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस एंड गाइडेंस। कई आयोगों का कार्य कानून और नियमों के अनुसार सलाह और मार्गदर्शन देना होता है। ये आयोग सरकार या अन्य संस्थाओं को कानूनी दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उदाहरण, किसी न्यायिक आयोग द्वारा दी गई कानूनी सलाह, जैसे चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सिफारिशें, सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। 8. विवादों का समाधान, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। कुछ आयोगों का मुख्य कार्य विवादों का समाधान करना होता है। यह न केवल सरकार और जनता के बीच बल्कि विभिन्न संस्थाओं और लोगों के बीच भी होने वाले विवादों के समाधान के लिए काम करते हैं। उदाहरण, मजदूर आयोग और श्रम आयोग श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच होने वाले विवादों का समाधान करते हैं। 9. अधिकारों की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग राइट्स। आयोग का एक अन्य कार्य अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग के अधिकारों का उल्लंघन न हो। उदाहरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनके उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करना होता है।
10 विधानसभा और संसद के लिए रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्टिंग टू लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। आयोग द्वारा किए गए कार्यों, सिफारिशों और निष्कर्षों पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे विधानसभा, लेजिस्लेचर और संसद, पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह रिपोर्ट सरकारी नीतियों और योजनाओं के लिए मार्गदर्शक होती है। उदाहरण: लोकपाल आयोग और सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करते हैं ताकि संबंधित विभागों द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। 11 समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड फेयरनेस। आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना होता है। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी क्षेत्र में भेदभाव न हो और सभी पक्षों को समान अवसर मिले। उदाहरण: समाज कल्याण आयोग अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों और अवसरों की रक्षा करता है। निष्कर्ष: आयोगों के कार्य समाज, सरकार और संस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे न केवल समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि नीतियों के निर्धारण, सुधार और विधिक प्रक्रिया में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आयोगों का उद्देश्य न केवल सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर वर्ग को समान अवसर मिले और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के तहत उनका अधिकार सुरक्षित रहे। आयोग का कार्य निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी होना चाहिए ताकि वह समाज में बदलाव और सुधार ला सके। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड टेक्स्ट बुक्स। माध्यमिक शिक्षा आयोग और पाठ्य पुस्तकें। माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स। विस्तार से: माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, जिसे मुदलियार कमीशन भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए एक ऐतिहासिक आयोग था। इसका गठन मुख्य रूप से माध्यमिक कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा के सुधार हेतु किया गया था। इस आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में सुधार करना था। आयोग ने भारतीय माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रमुख सिफारिशें की थीं, जिनमें पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता और उनके प्रभावी उपयोग को लेकर भी सुझाव दिए गए थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 का उद्देश्य और कार्य। माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत में माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना था। इसमें विशेष रूप से शिक्षा के ढांचे, पाठ्यक्रम, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य पुस्तकों पर विचार किया गया था। आयोग ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा का उद्देश्य और पाठ्यक्रम की संरचना। आयोग ने यह सिफारिश की कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि छात्रों का समग्र व्यक्तित्व विकास होना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में छात्रों को ज्ञान, कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता पर जोर दिया। इसके अनुसार पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य छात्रों को न केवल तथ्यों और आंकड़ों से अवगत कराना था, बल्कि उनकी सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक समझ को भी विकसित करना था। पाठ्य पुस्तकों का विकास और सुधार। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों को वैज्ञानिक, सामयिक और समाज के अनुकूल बनाने की आवश्यकता बताई। पाठ्य पुस्तकों को छात्र के मानसिक विकास और उनकी समझ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53। पाठ्य पुस्तकों का चयन और सुधार। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के चयन और उनके सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए थे। प्रासंगिकता और सामयिकता। पाठ्य पुस्तकों को सामयिक, प्रासंगिक और छात्रों के जीवन से संबंधित बनाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में जो जानकारी दी जाती है, वह विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए ताकि वे उसे समझ सकें और दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। बहुभाषिक दृष्टिकोण। आयोग ने यह सिफारिश की कि भारत जैसे विविध देश में पाठ्य पुस्तकों को भाषाई विविधता के हिसाब से तैयार किया जाए।
खासकर भारतीय भाषाओं में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद किया जाए ताकि हर छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सके। संस्कृति और नैतिकता। पाठ्य पुस्तकों में भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकें बच्चों को अच्छे नागरिक और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दें। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को भी पहचाना और सिफारिश की कि पाठ्यपुस्तकों में कौशल आधारित शिक्षा को भी शामिल किया जाए ताकि छात्रों को रोजगार में आसानी हो। पाठ्यपुस्तकों का चयन और सुधार। पाठ्यपुस्तकों के लिए आयोग की प्रमुख सिफारिशें। समानता और समावेशिता। पाठ्यपुस्तकों में सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग, लड़कियों और वंचित समुदायों के लिए। पाठ्यपुस्तकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी विषयों का समावेश। पाठ्यपुस्तकों में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा और कला जैसे विषयों का समावेश होना चाहिए। इसके अलावा संपूर्ण शिक्षा के दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तकों को छात्र के व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर विचार। आयोग ने सिफारिश की कि पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाए ताकि छात्रों में सामाजिक चेतना और नैतिक जिम्मेदारी का विकास हो सके, जैसे जातिवाद, लिंग भेदभाव, धार्मिक समरसता, पारिस्थितिकी आदि। नवीनतम शोध और विज्ञान पर आधारित पाठ्यपुस्तकें। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि पाठ्यपुस्तकों में नई वैज्ञानिक जानकारी और आधुनिक शोध को शामिल किया जाए। इससे छात्रों को दुनिया के नवीनतम विकासों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन पर आयोग की सिफारिशें। सरकारी नियंत्रण और निगरानी। आयोग ने सिफारिश की कि पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन में सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी एजेंसियों द्वारा पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी पाठ्यपुस्तक गलत जानकारी या पक्षपाती सामग्री नहीं प्रदान करती है। अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग पाठ्यपुस्तकें। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि विभिन्न कक्षाओं, कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यपुस्तकों को अलग से तैयार किया जाए ताकि छात्र अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। विविधता और बालकों की आवश्यकताओं का ध्यान। पाठ्यपुस्तकों को बच्चों की विविध जरूरतों और भावनात्मक विकास के हिसाब से तैयार किया जाए। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के हिसाब से पाठ्यपुस्तकों में चित्रों, गतिविधियों और चित्रण का समावेश किया जाए। पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन पर आयोग की सिफारिशें। सरकारी नियंत्रण और निगरानी। आयोग ने सिफारिश की कि पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन में सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी एजेंसियों द्वारा पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी पाठ्यपुस्तक गलत जानकारी या पक्षपाती सामग्री नहीं प्रदान करती है। अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग पाठ्यपुस्तकें। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि विभिन्न कक्षाओं, कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यपुस्तकों को अलग से तैयार किया जाए ताकि छात्र अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। विविधता और बालकों की आवश्यकताओं का ध्यान। पाठ्यपुस्तकों को बच्चों की विविध जरूरतों और भावनात्मक विकास के हिसाब से तैयार किया जाए। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के हिसाब से पाठ्यपुस्तकों में चित्रों, गतिविधियों और चित्रण का समावेश किया जाए। पाठ्यपुस्तकों के उपयोग और छात्रों की क्षमता। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह भी कहा कि पाठ्यपुस्तकें छात्रों की सीखने की क्षमता के हिसाब से होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पाठ्यपुस्तकों का उपयोग एक सकारात्मक और व्यावहारिक तरीके से किया जाए ताकि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। निष्कर्ष। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 ने भारतीय माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की, जिनमें पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता और उपयोगिता पर भी ध्यान दिया गया।
आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय पाठ्यपुस्तकें धीरे धीरे अधिक समाज के अनुरूप विविधता को प्रोत्साहित करने वाली और सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करने वाली बन गईं। यह सुधार न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है, बल्कि यह छात्रों के व्यक्तित्व विकास और समाज में योगदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। 4. इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से 66। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, जिसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, भारत में शिक्षा के व्यापक सुधार के लिए गठित किया गया था। इसका नाम डॉक्टर D.S. कोठारी के नाम पर रखा गया था, जो इसके अध्यक्ष थे। यह आयोग भारतीय शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रासंगिक, प्रभावी और समान बनाने के उद्देश्य से गठित किया गया था। आयोग की सिफारिशें भारत की शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आईं और आज भी भारतीय शिक्षा के ढांचे में उनके प्रभाव देखे जाते हैं। आयोग का गठन और उद्देश्य। संगठन। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1964 में भारत सरकार ने किया था और इसका कार्यकाल 1966 तक था। अध्यक्ष। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर D.S. कोठारी थे, जो भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में गहरी समझ थी। मुख्य उद्देश्य। आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और सुधार के लिए सिफारिशें करना था। आयोग का ध्यान खासकर प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षा में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने पर था। आयोग की प्रमुख सिफारिशें। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जिनका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और सामाजिक विकास के अनुकूल बनाना था। 1. शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। व्यक्तित्व विकास। आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि छात्रों का समग्र व्यक्तित्व विकास भी होना चाहिए। शिक्षा को छात्रों की बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं का विकास करने का माध्यम होना चाहिए। समाज की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा को समाज की जरूरतों, विशेष रूप से रोजगार और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। कौशल और कामकाजी जीवन के लिए शिक्षा को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि यह छात्रों को कौशल आधारित और व्यावसायिक जीवन में सफल होने के लिए सक्षम बनाए। 2. राष्ट्रीय एकता और समग्र शिक्षा, नेशनल इंटीग्रेशन एंड होलिस्टिक एजुकेशन। आयोग ने यह सिफारिश की कि शिक्षा में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाए। विद्यार्थियों को एकजुटता और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना विकसित करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और गतिविधियां शामिल की जाएं। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान करना सिखाया जाए, ताकि भारत में सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जा सके। आयोग की प्रमुख सिफारिशें। 3. माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। आयोग ने सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा, कक्षा 9 से 12 में अधिक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि छात्रों को रोजगार के अवसर मिल सकें। 10+2+3 प्रणाली। आयोग ने शिक्षा के 3 चरणों की सिफारिश की। 10 साल की सामान्य शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक। उसके बाद 2 साल की उच्च माध्यमिक शिक्षा, कक्षा 11 से 12। इसके बाद 3 साल की उच्च शिक्षा। पाठ्यक्रम का सुधार। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को छात्रों के मानसिक और बौद्धिक विकास के अनुकूल बनाने की आवश्यकता जताई। 3. माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन। आयोग ने सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा, कक्षा 9 से 12 में अधिक व्यावसायिक शिक्षा और कौशल आधारित। 4. उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन।
उच्च शिक्षा में सुधार आयोग ने उच्च शिक्षा में अवसरों की समानता और शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की सिफारिश की। यह शिक्षा के उन क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित था जो समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर गरीबों और दलितों के लिए उपलब्ध नहीं थे। विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन विश्वविद्यालयों को अधिक स्वतंत्र, सार्वजनिक और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने वाले संस्थान बनाने की आवश्यकता जताई। प्रोफेशन और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और इसे अधिक सुलभ बनाने की आवश्यकता बताई गई। 5. शिक्षा में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का प्रचार आयोग ने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की सिफारिश की। यह देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए जरूरी था। तकनीकी शिक्षा का व्यापक प्रचार स्कूल और कॉलेज स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि छात्रों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान बल्कि व्यावहारिक कौशल भी प्राप्त हो सके। 6. शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग। शिक्षक शिक्षिका का प्रशिक्षण आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुधारने की आवश्यकता है ताकि शिक्षक छात्र के मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास में सहयोग कर सकें। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक के पास शिक्षण के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हो। 7. शिक्षा में वित्तीय संसाधन फाइनेंशियल रिसोर्सेस फॉर एजुकेशन। शिक्षा में निवेश बढ़ाना आयोग ने यह सिफारिश की कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का निवेश बढ़ाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र की प्रगति और समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में अधिक निवेश के लिए स्थानीय संसाधनों और निजी क्षेत्र के सहयोग का उपयोग किया जाए। 8. समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। आयोग ने यह सिफारिश की कि विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान हो। 6. शिक्षक प्रशिक्षण आयोग की प्रभावशाली सिफारिशों के प्रभाव। नई शिक्षा नीति 1968 भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1968 की शिक्षा नीति पर स्पष्ट रूप से देखा गया। इस नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव किए, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा के सुधार, कौशल आधारित शिक्षा और विभिन्न भाषाओं में शिक्षा की सिफारिशें। शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार किया गया। व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और तकनीकी शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। निष्कर्ष भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 या कोठारी कमीशन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की। इन सिफारिशों ने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा और विज्ञान तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए मार्गदर्शन किया। आयोग के सुधारों ने भारतीय शिक्षा को अधिक समान, समावेशी और समाज की जरूरतों के अनुरूप बनाया। इन सुधारों का असर। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।